बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, जो यूनिट हमने स्टार्ट किया हुआ है उसके लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट दो टॉपिक्स हैं जो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन है और आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर तो ये दो टॉपिक हैं, टार्क और इक्विलिब्रियम, लेकिन यूएचएस के अंदर जब भी क्वेश्चन आता है तो वो टार्क और इक्विलिब्रियम को यूज़ करता है एक ही क्वेश्चन के अंदर। तो हम भी इसको एक ही टॉपिक के तौर पर स्टडी करेंगे। अच्छा बच्चों, स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन आपको टेक्स्ट बुक के अंदर नजर आएंगी कि दो तरह की प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्कस की गई हैं। एक प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसी है जिसमें हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से फेंकते हैं, और दूसरी प्रोजेक्टाइल मोशन जिसको ओब्लीक प्रोजेक्टाइल कहा जाता है, जिसमें किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से फायर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी रॉकेट को या बारात में किसी शुरली को जमीन के ऊपर रखकर छोड़ दिया जाए तो वो ओब्लीक प्रोजेक्टाइल होता है। बच्चों, अगर हम ऐसी मोशन को डिस्कस करें एयर फ्रिक्शन के साथ तो फिर हमारे लिए ये इक्वेशंस सॉल्वेबल नहीं रहती, यानी ये इतनी फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं कि एफएससी का स्टूडेंट उनसे डील नहीं कर पाता। तो बच्चों, फिर हम क्या करते हैं कि इस मोशन के ऊपर कुछ सपोजिशंस लगा देते हैं, और उसमें जो सबसे बड़ी सपोजिशन है वो सपोजिशन ये होगी कि जब हम किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो करेंगे तो हम ये लेते हैं कि सामने से इसके ऊपर, यानी इस डायरेक्शन में जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल बनती है, बच्चों इस डायरेक्शन में हम कोई फोर्स नहीं लेते, यानी फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस जीरो ले ली जाती है। और ये कब होगा? जब हम एयर फ्रिक्शन को इग्नोर कर दें। तो एयर फ्रिक्शन एक्ट नहीं करती। बच्चों, न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा सा, अभी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स, कि अगर फोर्स ना लगे तो वेलोसिटी चेंज नहीं होती। तो अगर एक्स एक्सिस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही तो बच्चों फिर एक्सेलरेशन भी क्या होगा? जीरो होगा जी, क्योंकि फोर्स ही है जो स्लो डाउन या स्पीड अप करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सामने से एयर फ्रिक्शन एक्ट करती तो वो प्रोजेक्टाइल को स्लो डाउन कर देती, लेकिन अब फोर्स नहीं है तो ये स्लो डाउन नहीं होगा। अब इसका इफेक्ट क्या होगा? इसका इफेक्ट ये होगा कि इसके जो इनिशियल वेलोसिटी जिससे अगर आपने इसको थ्रो किया है, अगर वो VIX है, तो बच्चों किसी भी पॉइंट पर अगर आप इसका x कंपोनेंट कैलकुलेट करेंगे वेलोसिटी का, तो वो उतना ही रहेगा जितना आपने स्टार्ट में थ्रो किया था, क्योंकि फोर्स तो है नहीं जो उसको स्लो डाउन करे। फोर्स होती, एयर फ्रिक्शन होती तो स्लो डाउन कर देती। अब एयर फ्रिक्शन नहीं है तो स्लो डाउन नहीं होगा, और इस तरीके से VIX और VFX जो है वो कांस्टेंट रहता है, यानी जिस इनिशियल वेलोसिटी से आपने इसको थ्रो करना है, किसी भी इंस्टेंट पर अगर आप उसको कैलकुलेट करेंगे x कंपोनेंट की वैल्यू उतनी ही रहेगी। बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है प्रोजेक्टाइल मोशन का। इसके बाद अगर आपने कोई डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, x डिस्टेंस, कि अगर आपने फॉर एग्जांपल मैं अगर इस मार्कर को यहाँ से थ्रो करता हूँ किसी वेलोसिटी के साथ, और मैं ये चेक करूँ कि ये अर्थ को कहाँ जाकर हिट करेगा, यानी जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ से लेकर और जहाँ जाकर ये हिट करेगा उसके दरमियान ये डिस्टेंस अगर मुझे डिटरमाइन करना है, तो बच्चों वो x हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? VIXT। ये बुनियादी तौर पर S = VT ही है, क्योंकि अलोंग एक्स एक्सिस वेलोसिटी में चेंज नहीं आता, तो आप इसके लिए डिस्टेंस की डायरेक्ट इक्वेशन लगा सकते हैं S = VT। इसके बाद बच्चों, इसके अगर हम वर्टिकल पैरामीटर्स डिस्कस करें, याद रखिएगा प्रोजेक्टाइल को इसी तरीके से समझिएगा, हॉरिजॉन्टल को हॉरिजॉन्टल से समझिएगा, वर्टिकल को वर्टिकल से समझिएगा। अब वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम देखें कि वर्टिकल डायरेक्शन कौन सी है अलोंग y एक्सिस, इस डायरेक्शन के अंदर, तो बच्चों इस डायरेक्शन में अगर हम फोर्स देखें कि कौन सी फोर्स है जो एक्ट कर रही है, तो लाजमी बात है ये फोर्स किसकी है? ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, और ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा ऑब्जेक्ट के वेट के इक्वल होगी। और जब ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है तो बच्चों एक्सेलरेशन क्या होगा? फिर एक्सेलरेशन भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा, यानी प्लस माइनस g के इक्वल होगा। प्लस g होगा इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, जब प्रोजेक्टाइल नीचे की तरफ गिरेगा तो प्लस g होगा, और अगर हम प्रोजेक्टाइल को ऊपर फेंक रहे हैं किसी छत की तरफ तो फिर g क्या लेंगे? फिर माइनस हो जाएगा। अच्छा बच्चों, अगर इसकी वेलोसिटी का y कंपोनेंट आपको कैलकुलेट करना है, फॉर एग्जांपल किसी इंस्टेंट पर आपको कहा जाता है
कि ये कोई इंस्टेंट है और आपको इसके ऊपर कहा जाता है कि वेलोसिटी का x कंपोनेंट अगर डिटरमाइन करने को कहा जाता है या वेलोसिटी का y कंपोनेंट डिटरमाइन करने को कहा जाता है या वेलोसिटी कहा जाता है। याद रखिएगा 3 तरह की वेलोसिटीज आपको इसके अंदर नजर आएंगी, x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और दोनों का सम, जिसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। तो बच्चों अगर आपको x कंपोनेंट कहा जाता है कैलकुलेट करने को तो VFX इस तरह निकालेंगे, और अगर y कंपोनेंट कहा जाता है तो फिर VFY। जी ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है VI प्लस AT, क्योंकि ये मोशन इन दी ग्रेविटी है। तो फिर बच्चों ये प्लस माइनस वही G के साथ है कि इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी प्लस ले लेंगे और अगेंस्ट जो होगा वो माइनस आ जाएगा। और बच्चों फिर y इक्वल हाफ GT स्क्वायर, ये एक्चुअल में सेकंड इक्वेशन है S इक्वल VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, क्योंकि जब हम प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं तो उसकी वेलोसिटी x एक्सिस के पैरेलल होती है, और किसी भी वेक्टर अगर वो x एक्सिस के पैरेलल हो तो बच्चों फिर उसका y कंपोनेंट क्या होता है, 0 होता है। तो जब आप S इक्वल VIT करेंगे तो VI क्योंकि 0 है तो वो 0 हो जाएगा, और हाफ AT स्क्वायर, और A क्योंकि G के इक्वल है तो वो हाफ GT स्क्वायर रह जाएगा। और यहां से टाइम की इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी 2 उधर मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय G। तो ये एक्चुअल में ये इक्वेशन यूज की जाती है हाइट से टाइम डिटरमाइन करने के लिए, कि अगर आपको हाइट गिवन है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं कि जी मैं इसको यहां से तकरीबन 8 फुट की हाइट से अगर इसको फेंक रहा हूं तो ये तकरीबन 2 मीटर के करीब, कि अगर इस तरह 2 मीटर की हाइट से मैं इस मार्कर को फेंक रहा हूं तो मैंने कैलकुलेट करना हो कि ये अर्थ को कितनी दूर जाकर हिट करेगा। तो बच्चों इस रिलेशन से आप इसका टाइम डिटरमाइन कर सकते हैं। बच्चों अभी इसको एक दफा देख लेते हैं और फिर अब इससे रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चंस हैं जो अभी सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको इस तरीके से एक सिलेंड्रिकल शेप के अंदर कहा जाता है कि इसमें कोई फ्लूइड, फॉर एग्जाम्पल वाटर फील्ड है, और इसमें यहाँ से एक वॉल है या कोई ऑरिफिस है जिससे वाटर शूट कर रहा है 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ, और ये जो लीकेज है किस हाइट पर है, सपोज 20 मीटर की हाइट पर है। अब हम ना ये चीजें कैलकुलेट करते हैं सारी जो यहाँ फार्मूलों के अंदर है इस क्वेश्चन को लेके, कि किस तरीके से यहाँ कौन सी चीज है जो हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो VIX है, बच्चों VIX इसका क्या है, VIX हमारे पास 15 मीटर पर सेकंड है, ये आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। तो VIY क्योंकि ये x एक्सिस के पैरेलल है तो बच्चों VIY हमारे पास 0 आ जाएगा। जी अब हम अगर इसको सॉल्व करना चाहते हैं कि हमसे ये पूछ लिया जाए, ये पूछ लिया या कुछ और पूछ लिया जाए, तो वो हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमें कहा जाता है कि जी इसकी 1 सेकंड के बाद, यानी टाइम आपको दे देता है 1 सेकंड, आपसे पूछता है 1 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी का x कंपोनेंट क्या होगा। तो बच्चों अभी मैंने आपको समझाया, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, VFX वही होगा जो VIX है। तो VIX किसके इक्वल है, 15 मीटर पर सेकंड है, तो बच्चों फिर VFX भी कितना होगा जी, ये भी 15 मीटर पर सेकंड ही होगा। जी इसके बाद अगर आपको कहता है कि VFY निकालें 1 सेकंड के बाद, तो बच्चों VFY कैलकुलेट करने के लिए आप ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे। जी VIY इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0 है और ये क्योंकि फॉल कर रहा है डाउनवर्ड नीचे की तरफ, तो फिर हम प्लस यूज करेंगे। तो VIY 0 हो गया, प्लस सिंबल आ गई, और G को हम 10 ले लेते हैं। अब टाइम हमें नहीं पता कि टाइम कितना है, y कंपोनेंट डिटरमाइन करने के लिए हमें टाइम चाहिए होगा। तो टाइम बच्चों हम यहां से फिर कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने टाइम के अंदर ये आकर इसको हिट कर जाएगा। तो टाइम बच्चों यहां से डिटरमाइन कर लेते हैं। तो टाइम हमारे पास आ जाएगा t इक्वल 2 इंटू जी, y जो होता है वो हाइट होगी, ये वाला डिस्टेंस होगा, तो 2 इंटू 20 और डिवाइडेड बाय 10। बच्चों ये 4 अंडर रूट में बनेगा तो ये 2 सेकेंड्स आ जाएगा। अब ये वैल्यू दोबारा सब्स्टिट्यूट कर लें VFY के अंदर, तो बच्चों VFY हमारे पास क्या आ जाएगा जी, VFY बच्चों ये बन जाएगा
10 इंटू 2 तो कितनी आ गई 20 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से आप VFY डिटरमाइन कर लेते हैं। तीसरी मैं नहीं कैलकुलेट करूंगा, वो आप लोगों ने खुद कर लेना है। अगर आपको V कह देता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये वाली वेलोसिटी अगर पूछ लेता है तो बच्चों इसके लिए फिर ये वाला रिलेशन है जी। अब आपके पास VFX भी है, ये वाला 15, VFY भी है 20। आप इन दोनों का स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करके उसका स्क्वायर रूट लें। अब ये देख लीजिएगा कि अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है कि जी स्क्वायर्स को कैसे सॉल्व करेंगे, स्क्वायर रूट कैसे लेंगे, तो एक ट्रिक उसमें देख लीजिएगा कि आपका आंसर 15 और 20 के कहीं इन बिटवीन लाई कर रहा होगा। तो देख लीजिएगा जो ऑप्शन 15 और 20 के कहीं बीच में आ रही हो वही बच्चों आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से बच्चों आप सही ये पैरामीटर्स पूछ सकता है और ये आपने इस तरह डिटरमाइन करने हैं। प्रॉब्लम कहाँ आता है, अगर वो ये पूछ लेना कि किस पॉइंट पर एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा है। याद रखिएगा प्रोजेक्टाइल मोशन में और कोई एक्सेलरेशन होता ही नहीं है सिवाय जी के, और हर पॉइंट पर वो जी ही होता है। एक्स एक्सिस पे तो कोई है ही नहीं एक्सेलरेशन, वाई पर सिर्फ एक होता है जी। तो याद रखिएगा इसका हर पॉइंट पर जो एक्सेलरेशन होगा वो बच्चों जी ही के इक्वल होगा। तो ये अब आपने एडजस्टमेंट देखनी है। अगर आपको ये बच्चों फार्मूलाए याद हुए तो याद रखिएगा कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सिर्फ आपने देखना है, आपसे हॉरिजॉन्टल की बात कर रहा है तो हॉरिजॉन्टल का सेट उठा लीजिएगा, और वर्टिकल की बात करता होगा तो फिर आप वर्टिकल का सेट उठाकर सॉल्व कर सकते हैं। याद रखिएगा इसमें फार्मूलाए ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वो आते हुए कंसेप्चुअल एक दो पॉइंट है, 2 पॉइंट बच्चों कंसेप्चुअल है जो याद रखने होते हैं। एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी का चेंज नहीं होता, और दूसरा कि वाई एक्सिस के ऊपर जो एक्सेलरेशन होता है वो जी के इक्वल होता है और हर पॉइंट पर एक जैसा रहता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है, वो चेंज नहीं होता। ठीक हो गया बच्चों। और एक और कंक्लूजन है जो आप याद रख सकते हैं, वो ये कि क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती तो प्रोजेक्टाइल मोशन अलोंग एक्स एक्सिस एक लीनियर मोशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन है, और वाई एक्सिस के ऊपर ग्रेविटी एक्ट करती है। तो ये क्या है, ये बच्चों वाई एक्सिस के ऊपर एक फ्री फॉल मोशन है। ये 2 लाइनें अगर कोई समझ लेता है तो प्रोजेक्टाइल का कोई भी कंसेप्चुअल एमसीक्यू उसको मार नहीं देगा कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये स्ट्रेट लाइन मोशन है और वर्टिकल डायरेक्शन में ये फ्री फॉल मोशन है। अच्छा बच्चों, इसके बाद दूसरी टाइप आ जाती है प्रोजेक्टाइल की, जिसको हम ऑब्लिक बोलते हैं। ऑब्लिक के हॉरिजॉन्टल क्या होंगे, उसी तरीके से जो है अब एंगल बनेगा, आपको एंगल देगा, इनिशियल वेलोसिटी देगा। इनिशियल वेलोसिटी से अब आपने डिटरमाइन कर लेना है, अगर आपको एंगल गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, तो एक्स और वाई कंपोनेंट निकाल लीजिएगा, क्योंकि जितने भी फार्मूलाए हैं उनके अंदर ये कंपोनेंट यूटिलाइज होते हैं। अभी बच्चों इसकी भी एग्जांपल देखेंगे, सॉल्व करके देखेंगे इसको भी। अच्छा बच्चों, तो x कंपोनेंट उसी तरीके से है, चेंज नहीं होता, हर पॉइंट पर एक जैसा रहता है। इवन जब प्रोजेक्टाइल हाईएस्ट पॉइंट पर होता है बच्चों, इस जगह होता है ये, तो याद रखिएगा यहाँ पे अगर वेलोसिटी निकालने को कहा जाए तो यहाँ पर जो VFX होगा वो वही होगा जो शुरू में VIX है, और VFY 0 होगा, यानी हाईएस्ट पॉइंट पर इसका वर्टिकल कंपोनेंट 0 होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका 0 नहीं होता। तो बच्चों इस तरीके से है, Fx इस पर भी एक्ट नहीं करती तो Ax इसका भी 0 होगा। और डिस्टेंस अगर आपने इसका कैलकुलेट करना हो, फॉर एग्जांपल आपको ये वाला डिस्टेंस क्या देता है कि ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करें, ये यहां से लेकर यहां तक, ये डिस्टेंस अगर आपको कहता है कि जी डिटरमाइन करें, तो वो आप इस रिलेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रेंज का फार्मूला बच्चों, अगर आपने टोटल कैलकुलेट करना है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक, तो रेंज हमारे पास VI² g sin 2 थीटा के इक्वल होगी। और अगर मैक्सिमम रेंज कैलकुलेट करनी हो तो फिर बच्चों सिंपली VI² g यूज कर सकते हैं। और R max को अगर मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर दूं, VI² g की जगह R max पुट कर दूं, तो R इक्वल R max इंटू sin 2 थीटा, ये एक रिलेशन बन जाएगा। ये सारे रिलेशन अभी डिस्कस करेंगे कब और किस तरह यूज होते हैं।
अच्छा बच्चों, अब वर्टिकल डायरेक्शन में वही सारा का सारा कंसेप्ट होगा कि फोर्स जो होगी ग्रेविटी की होगी, वेट के इक्वल होगी, एक्सेलरेशन प्लस माइनस जी होगा, वही अगेंस्ट ग्रेविटी और विद ग्रेविटी, और वी एफ वाई इसकी ये इंपॉर्टेंट है, ये वी आई वाई प्लस माइनस जी टी वही वाली इक्वेशन बनेगी ऊपर वाली, और मैक्सिमम हाइट अगर आपको डिटरमाइन करनी है तो बच्चों वो वी आई स्क्वायर ओवर वी आई वाई स्क्वायर ओवर 2g आ जाएगा, और अगर आप वी आई वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो फिर आपके पास जो रिलेशन आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है ये वाली वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करके वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g आ जाएगा। फिर बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट है जो कि 2vi ओवर g होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट शुरू से लेकर आखिर तक का टाइम होता है। और बच्चों अगर आपको टाइम पूछ ले मैक्सिमम हाइट का यहाँ तक का, तो बच्चों वो फिर क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 2 को हटा दे यहाँ से, वो वी आई वाई ओवर जी बन जाएगा, और वी आई वाई की ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें तो वही जो आपकी बुक में रिलेशन दिया हुआ है वी आई साइन थीटा ओवर जी ये आ जाएगा। फिर ये अगर आपको मैक्सिमम हाइट गिवन हो इस प्रोजेक्टाइल की, याद रखिएगा ये टाइम इस प्रोजेक्टाइल के लिए है, और ये वाली जो टाइम की इक्वेशन है ये ओब्लिक प्रोजेक्टाइल के लिए है कि अगर आपको मैक्सिमम हाइट गिवन हो तो आप टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बच्चों सब्स्टिट्यूशंस हैं, हाइट और टाइम को एट अ टाइम सॉल्व किया जाता है, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन डेवलप हो जाती है, और उसके बाद ये रिलेशन मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैक्सिमम हाइट का है, और अगर हाइट और रेंज के इक्वेशंस को सॉल्व करें तो ये एक रिलेशन बनता है 4h इक्वल r tan थीटा, और ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर कितनी वेलोसिटी होगी तो वो आप इस रिलेशन से डिटरमाइन कर सकते हैं। अब बच्चों इसके एमसीक्यूज की तरफ आते हैं, एक एमसीक्यू में इसका सॉल्व कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपको कहा जाता है कि एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ, और एंगल आपको दे देता है 45 डिग्री। फॉर एग्जांपल कि 45 डिग्री पर एक प्रोजेक्टाइल फायर किया गया विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो आपसे अब हम बारी बारी इन चीज़ों को डिटरमाइन करते चले जाएंगे कि इन्हें किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। जी बच्चों, सबसे पहला काम आपने क्या करना है, इसके कंपोनेंट्स निकाल लें। वी आई एक्स आपके पास क्या आ जाएगा, वी आई कॉस 45 1 ओवर अंडर रूट 2 होता है, तो बच्चों इसको बेशक ऐसे ही रहने दें 20 ओवर अंडर रूट 2 ये आ जाएगा हमारे पास। और इसी तरह वी आई वाई क्या आ जाएगा जी, वो आ जाएगा 20 साइन 45, ये भी बच्चों अंडर रूट 2 आता है 1 ओवर, तो ये भी आपके पास इसी तरीके से आ जाएगा। अब अगर हमारे से कहता है सबसे पहला स्टेप जी एक्स कंपोनेंट क्या होगा, टाइम दे देता है कि 1 सेकंड के बाद एक्स कंपोनेंट क्या होगा, तो बच्चों 1 सेकंड के बाद एक्स कंपोनेंट वही रहेगा जो स्टार्ट में है कि 20 ओवर अंडर रूट 2 ही रहेगा। इसके बाद अगर आपको कहता है कि जी एक्सेलरेशन कितना होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा क्योंकि वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट चेंज ही नहीं हो रहा, और वेलोसिटी चेंज ना हो तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता। फिर आपको जो है अगर डिस्टेंस का कह देता है कि 1 सेकंड के बाद, कि यहां से फायर हुआ 1 सेकंड के बाद, फॉर एग्जांपल ये प्रोजेक्टाइल कहीं यहां पहुंचा है इस जगह पर, तो आपको कहता है कि मालूम करें कि 1 सेकंड के बाद इसने कितना डिस्टेंस, यानी यहां तक कितना डिस्टेंस ये डिटरमाइन कर चुका है। तो बच्चों अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, x 20 ओवर अंडर रूट 2, ये हमारे पास वी आई एक्स आ गया ओवर 2, तो ये आप इसको जब काटेंगे तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। 2 को बच्चों 2 बार लिखा जा सकता है अंडर रूट के अंदर, ये इसलिए किया है कि ये कट जाएगा, तो आपके पास 20 अंडर रूट 2 आ जाएगा, और ये 1.4 के इक्वल होता है, तो तकरीबन ये 29 मीटर के करीब डिस्टेंस आ जाएगा। तो इस तरह आप इसका डिस्टेंस इसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड से डिटरमाइन कर सकते हैं।
फिर बच्चों इसकी अगर रेंज पूछ लेता है तो रेंज वैल्यू आप लोगों ने इसमें सब्स्टिट्यूट करके, अब यहाँ कंपोनेंट नहीं पुट होगा, एज इट इज डायरेक्ट 20 सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। सो 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू 10 ही यूज करते हैं, थीटू भी आपको दिया हुआ है, तो सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आप इसकी रेंज भी डिटरमाइन कर सकते हैं। अब बच्चों आ जाता है इसके वर्टिकल की तरफ। वर्टिकल के अंदर वही सारी बातें होंगी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी होगा। अच्छा, इसके अंदर अगर यहां पूछ लेता है ना इस पॉइंट पर कि यहां एक्सेलरेशन क्या होगा हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर, तो याद रखिएगा यहां पर भी एक्सेलरेशन क्या होगा, जी ही होगा। यहां अगर कुछ जीरो होता है ना तो बच्चों वो वेलोसिटी का y कंपोनेंट जीरो होता है, इवन x कंपोनेंट भी यहां जीरो नहीं होता। और यह भी याद रखिएगा कि इस पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी भी जीरो नहीं होती, काइनेटिक एनर्जी होती है वेलोसिटी के x कंपोनेंट की वजह से, क्योंकि वेलोसिटी का x कंपोनेंट जीरो नहीं होता। आमतौर पर ये होता है ना, हम कंफ्यूज किस चीज पर होते हैं कि एक चीज को हम सीधा ऊपर उछालते हैं तो वो हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर रुकती है, फिर रुक के नीचे आती है, तो हमें होता है कि हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो है। बच्चों प्रोजेक्टाइल इस तरह नहीं होता, प्रोजेक्टाइल तो इस तरीके से हाईएस्ट पॉइंट पर रुके बगैर पास कर जाता है, तो हाईएस्ट पॉइंट पर भी उसकी वेलोसिटी का x कंपोनेंट होता है, तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी, जीरो नहीं होगी। अच्छा बच्चों, उसके बाद हमारे पास मैक्सिमम हाइट वगैरह ये सारे, तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। जी, तो इसका जो जी होगा, जी वैल्यू ऑफ जी होगी, वो यहां से लेकर हाईएस्ट पॉइंट तक माइनस जी होगा, और हाईएस्ट पॉइंट से आगे की तरफ जाएंगे तो प्लस जी होगा। इसका एमसीक्यू इस तरह हो सकता है कि आपको कह दे कि एक प्रोजेक्टाइल की ये पोजीशन है, इस जगह कह देता है कि पॉइंट पी पर प्रोजेक्टाइल है, और आपको 4 डायरेक्शन बना देता है, कहता बताएं कि जी की डायरेक्शन क्या होगी, यानी इसके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी। अब आपको 4 ऑप्शंस बना देता है, आपको कहता है कि जी सिलेक्ट करें कि इस तरह होगा, इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, या इस डायरेक्शन में होगा, या इस डायरेक्शन में होगा। तो बच्चों अब वैल्यू ऑफ जी आपको पता है हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करती है, तो इसकी वैल्यू ऑफ जी क्या होगी, इस तरफ होगी। हर पॉइंट पर इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, तो वो हमेशा किस तरफ होगा, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही होगा। अच्छा बच्चों, अब हम इसका फर्दर जो कैलकुलेशंस कर रहे थे कि अब हम आ जाते हैं VFY की तरफ, कि अगर हमें कहता है कि इनिशियल वेलोसिटी तो 20 मीटर पर सेकेंड थी, हमें कहता है कि 1 सेकंड के बाद डिटरमाइन करें कि x क्या होगा, y क्या होगा और टोटल क्या होगा, यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, और वेलोसिटी क्या होगी इटसेल्फ 1 सेकंड के बाद। तो बच्चों अब अगर वो हम डिटरमाइन करना चाहें, फॉर एग्जांपल बच्चों क्वेश्चन की सेंस सबसे पहले समझी जाती है कि हमें वो कहता है कि एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ इस तरीके से, और 1 सेकंड के बाद फॉर एग्जांपल वो यहां पर है, ये उसकी डायरेक्शन है, इसको हम VF कह लेते हैं। तो हमें कहता है कि VFX मालूम कर दें, VFY मालूम कर दें, या हमें कहता है कि VF मालूम कर दें। तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं, तो बच्चों अब ये देख लिए बारी बारी हम इसका कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बच्चों VFX तो कितना होगा जी, VFX तो बच्चों VIX के इक्वल ही होगा, ठीक है, और वो कितना है जी, VFX VIX ही होगा, वो 20/√2 आ जाएगा। और अगर आपने VFY कैलकुलेट करना है तो VFY क्या आ जाएगा, VFY जी इक्वेशन है हमारे पास VIY 20/√2, और क्योंकि ये अगेंस्ट ग्रेविटी है, यहां से फायर हुआ है अगेंस्ट ग्रेविटी, तो माइनस आ जाएगा, और जी हमारे पास 10 है इंटू 1 आ जाएगा। तो बच्चों ये हमारे पास बन जाएगा 20/√2 माइनस 10। तो अब इसको अगर सॉल्व करना है तो बच्चों ये 0.707 इंटू 20 माइनस 10, क्योंकि जो 1/√2 होता है वो 0.707 होता है, तो ये तकरीबन बन जाएगा, अगर इसको हम 10 से करूं मैं मल्टीप्लाई तो 7 बनेगा, फिर 10 से, तो ये तकरीबन 14.04 और 14, बहरहाल बच्चों इसको खुद से कंफर्म कर लीजिएगा, और -10, तो ये तकरीबन कितनी आ रही है, ये बच्चों आ जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा
वर्टिकल कंपोनेंट का। अब अगर आपसे कह दे VF का कि VF डिटरमाइन करें, ये क्या देता है कि ये करें, तो बच्चों उसका फिर वही वाला फार्मूला होगा जी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए x कंपोनेंट भी है, y भी है, दोनों को स्क्वायर लेके ऐड करके उसका स्क्वायर रूट लेना है, आंसर आ जाएगा। मैं उसको इसलिए सॉल्व नहीं कर रहा कि वहां तक जाता नहीं है। ज्यादातर बच्चों x कंपोनेंट के ऊपर रहता है या y कंपोनेंट के ऊपर रहता है और इस तरीके से इनको सॉल्व कर रहा होता है। सो बहरहाल बच्चों फर्दर भी आप इसके अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर आपको कहे कि मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन करेगा, तो बच्चों फिर VI का स्क्वायर लेकर 2g से डिवाइड कर लीजिएगा, या ये आपके पास जो मैक्सिमम हाइट आ जाती है, जब आपको कह देता है कि एक प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम इतनी हाइट अटेन करता है, मैक्सिमम हाइट इतनी अटेन करता है, तो कितने टाइम के अंदर वो ये हाइट अटेन कर लेगा, तो बच्चों वो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। याद रखिएगा ये टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा, टोटल फ्लाइट का टाइम। अगर टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट पूछता है तो फिर बच्चों ज़हन में रखिएगा कि आपको फिर क्या करना है, इसको हाफ करना होगा। ये ख्याल कीजिएगा कि ये टाइम ऑफ फ्लाइट है और टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट जो होगा उसको टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ होता है, उसको आधा करना होता है। तो बच्चों क्वेश्चंस तो इसके ऊपर ढेर सारे सॉल्व किए जा सकते हैं, इवन पूरा का पूरा 2 घंटे का लेक्चर इसके ऊपर दिया जा सकता है। लेकिन हम जनरलाइजेशन की तरफ आते हैं। जनरलाइजेशन ये है कि मैंने आपको ट्रिक्स बता दिए, फार्मूलाए दे दिए। अब बच्चों ये आपके ऊपर होगा कि आपके पास प्रैक्टिस एक्सरसाइज बुक मौजूद है, आपने इसके ऊपर जो है प्रैक्टिस करनी है, और फिर अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है देन लेट मी नो, फिर मैं आपके वो प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दूंगा। अच्छा बच्चों अब हम आ जाते हैं टॉर्क एंड इक्विलिब्रियम की तरफ। इक्विलिब्रियम से रिलेटेड 4 चीजें जो कंक्लूड करके मैंने लिख दी हैं कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर हो और इक्विलिब्रियम में हो, शर्त कोई भी हो, चाहे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन हो, चाहे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हो, जिस मर्जी कंडीशन के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम में हो, बस स्टैटिक हो और इक्विलिब्रियम में हो, तो इसको स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहा जाता है। फिर बच्चों डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम भी ये है कि ऑब्जेक्ट मूविंग हो, मूविंग ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई कर रहा हो, चाहे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम वो सेटिस्फाई कर रहा हो, लेकिन हो इक्विलिब्रियम में, तो ऐसे ऑब्जेक्ट के इक्विलिब्रियम को डायनामिक इक्विलिब्रियम कहा जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे पैराट्रूपर है, मूव कर रहा होता है, अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ या टर्मिनल स्पीड के साथ अगर वो नीचे आ रहा है, टर्मिनल वेलोसिटी के साथ नीचे आ रहा है एक कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो उसका जो इक्विलिब्रियम होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है। या फैन अगर रोटेट कर रहा है यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ कि उसका अल्फा 0 है तो उसका टॉर्क 0 होगा, तो ये जो इक्विलिब्रियम की टाइप होती है इनको फिर डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। फिर बच्चों ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए शर्त है कि कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में हो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तो फिर ऐसे ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन 0 होता है, जिसकी वजह से इसको ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। और रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए भी शर्त है कि जब कोई ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में आ जाए तो फिर हम कहते हैं कि ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। तो ट्रांसलेशनल और रोटेशनल के ऊपर शर्त है कि आपने उनको इस तरीके से लेना है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट टू सेकंड कंडीशन। स्टैटिक और डायनामिक पे कोई कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम नहीं है। बहरहाल बच्चों इनसे बड़ा रेयर क्वेश्चन देखा गया है। जो टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं वो आपके सामने 5 MCQs मैंने यहाँ पर राइट डाउन किए हैं, इनको बच्चों अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये MCQ देखिए, ये असल में 2 MCQs हैं। पहला इसको देखिए जी, जो रेड कलर में आपको एक फोर्स नजर आ रही है, फॉर एग्जांपल ये एक फोर्स F है और आपको कहता है कि इस रॉड को पॉइंट O पर पिवट किया हुआ है, यहां पर पॉइंट P के ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रही है जी। तो अब कैलकुलेट करें कि ऑप्शंस आपको दे देता है A B C D कि कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। अब बच्चों टॉर्क कैलकुलेट करते हुए एक बात याद रखिएगा कि जब भी आपने टॉर्क डिटरमाइन करना होता है ना, तो R परपेंडिकुलर F लेना होता है या फिर F परपेंडिकुलर R, यानी
हमेशा अगर आपने R को कंपोनेंट यानी मोमेंट आर्म लेना है तो वो F पे परपेंडिकुलर होना चाहिए, या आपने फोर्स लेनी है या उसका कोई कंपोनेंट लेना है तो वो कंपोनेंट लेना है जो मोमेंट आर्म पर परपेंडिकुलर हो। अब मोमेंट आर्म क्या होता है बच्चों? मोमेंट आर्म होता है पॉइंट ऑफ पिवट, यानी जिस पॉइंट के ऊपर कोई चीज रोटेट करती है, और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जिस पॉइंट पर लग रहा होता है, उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है बच्चों, इसको मोमेंट आर्म कहा जाता है। और इसके लिए शर्त होती है कि ये फोर्स पे परपेंडिकुलर होना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर कंपोनेंट लिया जाता है जो फोर्स पे परपेंडिकुलर हो। ये सारी बातें अभी क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ आ जाएगी। तो बच्चों अब यहां पर देखिए जी, बच्चा हिला होता है एक ही उसका कि जी RF साइन थीटा होगा। याद रखिएगा थीटा हमेशा विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस होता है। अगर आपको एक्स एक्सिस से एंगल गिवन है तो फिर आपके जो कंपोनेंट बनते हैं वो कॉस और साइन बनते हैं। याद रखिए अगर एंगल वाई से दे दिया जाए तो कंपोनेंट चेंज भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहां देखिए, एक ट्रिक यहां जहन में रखिएगा कि अगर आपको इस तरीके से ये फोर्स दी हुई है और आपने कंपोनेंट रिजॉल्व करने हैं तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, और परपेंडिकुलर हमेशा उस एक्सिस पे ड्रॉ करें जिस एक्सिस से आपको एंगल दिया हुआ है। यहां देखें तो ये रेड लाइन है, ये वाली रेड लाइन, इसके साथ एंगल थीटा दिया हुआ है, तो आपने परपेंडिकुलर भी इसी पे ड्रॉ कर लेना है इस तरीके से ये। और दूसरी बात, जहां पर एंगल थीटा ये वाला और एंगल 90 बने, ये वाला एंगल बच्चों 90 बन रहा है, जिस साइड के ऊपर ये बने वो हमेशा कॉस होता है। थीटा और 90 जिस पर बनता है हमेशा कॉस होता है। तो बच्चों ये वाला कंपोनेंट क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा जी, इसको अगर हम R ले लेते हैं तो ये R cos थीटा बन जाएगा, और दूसरा ये वाला कंपोनेंट जो है ये R sin थीटा बन जाएगा। तो आप देखें कि कौन सा कंपोनेंट है, सॉरी बच्चों F था, तो ये F sin थीटा बन जाएगा और ये F cos थीटा बन जाएगा। तो अब देखें कौन सा कंपोनेंट है F का जो R पर या OP पर परपेंडिकुलर है। तो ये बन रहा है F sin थीटा, तो इसका जो टॉर्क होगा वो बच्चों क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा R या OP, अगर R नहीं देता OP होगा, फिर OP इंटू F sin थीटा। अब दूसरा देखिए जरा, इसको फिनिश कर देते हैं जी। अब ये वाला क्वेश्चन ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब इसको कहता है कि जी सॉल्व करें। अब आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। अब आप बच्चों परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस तरीके से जी, ये परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ कर लिया। अब ये एंगल 90 है जी, ये F है, तो एंगल थीटा और 90 जिस पर होगा ये बनेगा F cos थीटा, और दूसरा ये वाला बन जाएगा जो ब्लैक लाइन के अंदर ये F sin थीटा। अब देखें F का कौन सा कंपोनेंट है जो परपेंडिकुलर है OP के ऊपर। अब आपको यहां नजर आएगा कि ये तो पैरेलल है OP के, ये वाला कंपोनेंट परपेंडिकुलर है, तो इस केस में जो टॉर्क बनेगा वो बच्चों बन जाएगा OP इंटू F cos थीटा। और कुछ बच्चे अगर इसमें कंफ्यूज होते हैं तो उनके लिए बच्चों एक बड़ी सिंपल सी ट्रिक है, वो बच्चे इस तरीके से इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा कि आपके पास अगर एंगल x एक्सिस से गिवन हो तो साइन आ जाता है, और y से एक्सिस से गिवन हो तो कॉस आ जाता है। ये एक सिंपल ट्रिक है। फिर ये देखिए यहाँ एंगल x एक्सिस के साथ था तो साइन आ गया था, और अब एंगल y एक्सिस के साथ दिया हुआ है, ये देख रहे हैं ना, y एक्सिस के साथ दिया हुआ है, तो ये एंगल अब आपके पास यहाँ क्या आ जाएगा? कॉस आ जाएगा। बच्चों नेक्स्ट आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। फॉर एग्जांपल आपको कहता है कि दो फोर्सेस F1 और F2 इस रॉड के ऊपर एक्ट कर रही हैं, जिसकी टोटल लेंथ जो है वो फर्ज कर लें L के इक्वल है, ये टोटल लेंथ है इसकी। ये फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, यहां से इसको पिवट किया हुआ है। आपको कहता है कि डिटरमाइन करें कि F1 रेशो F2 क्या होगा, ये आपने डिटरमाइन करना है। और अगर रॉड इक्विलिब्रियम में है तो बच्चों आप इसको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं? जब आपने इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सबसे पहले आपने पिवट पॉइंट डिसाइड करना है। ये बच्चों पिवट पॉइंट है, और उसके बाद देखें कि आपको फोर्सेस जो गिवन है, जो फोर्सेस गिवन है उनका
फोर्सेस का और उस पिवट पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस गिवन है। अगर बच्चों ये आपको गिवन है तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया बड़ा आसानी के साथ जी। ये देखिए अब मैं करता हूं इसको सॉल्व, तो F1 और इसका मोमेंट आर्म क्या होता है, पिवट पॉइंट और फोर्स के दरमियान डिस्टेंस, ये L/8 है। ये रॉड क्योंकि इक्विलिब्रियम में है तो क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल होंगे, तो F2 इंटू L/4 ये आ जाएगा। इसको बच्चों कैंसिल कर ले, ये कट जाएगा, 4 to the 8 आ जाएगा, तो F1 ओवर F2 जी ये क्या बन जाएगा, 2 उधर चला जाएगा, ये आ जाएगा 2/1। तो ये रेशो कितना बन जाएगा, ये 2:1 बन जाएगा। बच्चों अब ये नेक्स्ट MCQ देखिए। अब इसके अंदर ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक जो इंट्रोड्यूस की है। फॉर एग्जांपल सेम क्वेश्चन है, बस ये वैल्यू लेंथ में दी हुई थी, आपको कह देता है कि दो फोर्सेस हैं F1 और F2 और इस तरह एक डायग्राम दे देता है और आपको कहता है कि मीटर रॉड है। अब बच्चों मीटर रॉड क्या होती है, मीटर रॉड ऐसी रॉड होती है जिसकी टोटल लेंथ 1 मीटर के इक्वल होगी। ये 1 मीटर इसकी टोटल लेंथ है और कहता है कि सेंटर से इसको बैलेंस किया गया है। अब सेंटर पर बैलेंस किया, इसका मतलब कि इसका जो बैलेंसिंग पॉइंट होगा वो 50 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि 1 मीटर इक्वल होगा 100 सेंटीमीटर के, तो 50 सेंटीमीटर के ऊपर बैलेंस किया हुआ है। तो ये इसका पिवट पॉइंट है, F1 यहां लग रही है, F2 यहां लग रही है। अब बच्चों ये जो डिस्टेंस गिवन है ना, ये डिस्टेंस डॉज कर जाता है। डॉज इस तरह करता है कि बच्चे को बस ये होता है कि जी मुझे फोर्स गिवन हो, डिस्टेंस गिवन हो, चाहे डिस्टेंस कोई भी गिवन हो, उसने मल्टीप्लाई करके तो सॉल्व कर देना होता है। याद रखिएगा मोमेंट आर्म हमेशा पिवट पॉइंट और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का दरमियानी फासला होता है। अब वो ये देता है डिस्टेंस के ये 30 सेंटीमीटर है, तो ये तो मोमेंट आर्म नहीं बनेगा, क्योंकि मोमेंट आर्म तो पिवट पॉइंट वो ये है, ये यहां से लेकर यहां तक जो ये वाला डिस्टेंस होगा बच्चों ये बनेगा मोमेंट आर्म। तो क्यों कि इस फोर्स और इसके दरमियान ये डिस्टेंस है, तो फोर्स और पिवट पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस जो होता है वो मोमेंट आर्म होता है। तो याद रखिएगा 30 यहां मोमेंट आर्म नहीं है, आपको इसका मोमेंट आर्म कैलकुलेट करना होगा। तो हम देख लेते हैं कि अगर ये डिस्टेंस 30 है और टोटल डिस्टेंस ये वाला यहां से लेकर यहां तक ये डिस्टेंस बच्चों कितना है जी, ये डिस्टेंस 50 है अगर हमारे पास, और यहां तक डिस्टेंस ये 30 बन रहा है, तो पीछे बच्चों ये कितना रह जाएगा जी, ये 20 आ जाएगा। तो अब जब आपने इसको सॉल्व करना है तो F1 को मल्टीप्लाई करना है 20 से, और ये एक साइड का टॉर्क होगा तो दूसरी साइड का टॉर्क कैलकुलेट करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि जी अब ये फोर्स है, ये पिवट पॉइंट है, तो ये तो सही दिया हुआ है, ये डिस्टेंस हमें प्रॉपर दिया हुआ है, ये 40 ही बनेगा। तो इसको कर लेते हैं कि F2 इंटू 40। अब हम इनका रेशो निकाल लेते हैं, तो F1 ओवर F2 बच्चों आ जाएगा 40 ओवर 20, तो ये भी कितना बन जाएगा 2/1, यानी F1 रेशो F2 2:1 के इक्वल आ जाएगी। बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा। यही क्वेश्चन भी आप ट्राई कर सकते हैं, ये मैं आपको एक तरीका बताता हूं, अब आपने इसको ट्राई करना है। अगर आपको ये डिस्टेंस जो है दे देता है, ये वाला डिस्टेंस के L/8 है, और ये डिस्टेंस आपको यहां से देने के बजाय यहां से दे देता है L/4 है, इस तरीके से L/4 ये डिस्टेंस अब आपको दे देता है, यहां से ये डिस्टेंस और ये। अब इसमें क्या होगा, बच्चा क्या करता है, F2 को L/8 से मल्टीप्लाई कर लेता है, F1 को L/4 से, ये गलत हो जाता है। याद रखिएगा अब आपको ये वाला डिस्टेंस चाहिए। अब ये डिस्टेंस आप कैसे निकाल सकते हैं कि ये टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक, टोटल लेंथ L है, तो यहां मिड से अगर हमने इसको पिवट किया है, तो मिड से जब पिवट किया है तो फिर बच्चों ये डिस्टेंस L/2 है, तो L/4 माइनस कर दें तो ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा। इसी तरह ये डिस्टेंस भी L/2 है, तो उसमें से L/8 माइनस कर दें तो ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा। तो बच्चों इसको ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट, अगर आपको फिर यही क्वेश्चन दिया जाए मीटर रॉड का क्वेश्चन, लेकिन यू ग्रेजुएशन लगाकर दे दे, ग्रेजुएशन लगाई हुई है, 0 है, जहां फोर्स लग रही है, एक 50 न्यूटन की फोर्स लग रही है 10 सेंटीमीटर के ऊपर, 40 सेंटीमीटर पे इसको बैलेंस किया गया है।
अब बैलेंस किया है एक फोर्स 70 सेंटीमीटर जहां लिखा हुआ है, 70 सेंटीमीटर जहां लिखा है वहां एक फोर्स एक्ट कर रही है। हमें कहा जाता है कि ये फोर्स कैलकुलेट करें और वेट ऑफ द रॉड दे दिया जाता है 10 न्यूटन। अब बच्चा पहले तो देखता है कि फोर्सेस दो हैं, याद रखिएगा वेट भी है। और बच्चों वेट कहाँ एक्ट करता है? वेट हमेशा एक्ट करता है सेंटर पर। तो जो रॉड का सेंटर होगा यहाँ पर भी एक फोर्स आनी है, कितने न्यूटन की? 10 न्यूटन की। और बच्चों ये जहां पर फोर्स एक्ट कर रही है, अगला पॉइंट कि ये क्योंकि 50 सेंटीमीटर पर होगा, बैलेंस आपने 40 पर किया है, तो सबसे पहला काम ये होता है इस तरह के क्वेश्चंस में कि अपनी फोर्सेस पूरी करें। फिर देखें कि हर फोर्स का और पिवट पॉइंट का डिस्टेंस आपको पता है। फॉर एग्जांपल अब हम स्टार्ट करते हैं, मैं इस फोर्स को F1 कह लेता हूं जो कि 50 न्यूटन की है। तो मुझे पता चलता है कि जी ये तो 10 सेंटीमीटर पर एक्ट कर रही है, ये पिवट पॉइंट है। तो क्या बच्चों हमें ये डिस्टेंस मालूम है कि ये डिस्टेंस कितना है? ऑफ कोर्स ये हमें मालूम नहीं है, लेकिन हम निकाल सकते हैं। कैसे? बचा तो लेगा कि ये 10 है, याद रखिए ये 10 नहीं है, 0 से यहां तक ये 10 है, ये 10 सेंटीमीटर है और ये 40 है। तो 10 और 40 के दरमियान डिस्टेंस कितना होगा बच्चों? 30 होगा। तो F1 का जो मोमेंट आर्म बन जाएगा वो कितना बन जाएगा? वो 30 बन जाएगा। फिर 10 न्यूटन की जो फोर्स है यानी जो वेट है इसका कितना? तो 40 और ये 50 पर है। तो 40 और 50 के दरमियान डिस्टेंस कितना है? ये बच्चों 10 आ जाएगा। अब इस फोर्स का डिस्टेंस भी बच्चों कहां से लेना है? जी ये पिवट पॉइंट है यहां से यहां तक, तो 40 से 70, तो 40 से लेकर 70 के दरमियान डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। और अगर ये मीटर रॉड इक्विलिब्रियम में है, याद रखिएगा ये मीटर रॉड है, उसी तरह 100 सेंटीमीटर की है, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो अब हम फोर्स को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? वो कैलकुलेशंस बच्चों देख लें कि 50 न्यूटन की फोर्स को आपने मल्टीप्लाई करना है, 50 इंटू आ जाएगा 30 के साथ, उसका मोमेंट आर्म 30 है, इक्वल वेट 10 है, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि सारी यूनिट सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में ही रहने दे, सॉल्व कर लें, गलत नहीं होगा। और प्लस F इंटू बच्चों कितना आ जाएगा? जी 40 और 70 के दरमियान डिस्टेंस 30 है, ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा 1500, ये 100 आ जाएगा, प्लस 30F आ जाएगा। 100 को इधर ले आए तो 1500 में से 100 माइनस करेंगे तो 1400 आ जाएगा, 30F बन जाएगा, इधर ये कट जाएगा और 140 डिवाइडेड बाय 3 ये फोर्स आ जाएगी। तो ये बन जाएगी तकरीबन इतने न्यूटन की ये फोर्स बन जाएगी। तो बच्चों ये बात इंपॉर्टेंट होगी, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। बच्चों इसके बाद हमारे पास अगर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हो, फॉर एग्जांपल आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे देता है कि 10 न्यूटन की दो फोर्सेस हैं जो इक्वल हैं और अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं। एक बीम के ऊपर 4 मीटर का बीम है 30 डिग्री के साथ, और आपको कहता है कि कपल टॉर्क कैलकुलेट करें। अब बच्चों कपल टॉर्क कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है? ईदर ऑफ द फोर्स, दोनों में से कोई एक फोर्स लेके और कपल आर्म से इसको मल्टीप्लाई कर दें। अब कपल आर्म क्या होता है? कपल आर्म दोनों फोर्सेस के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। अब ये दोनों फोर्सेस हैं, इन दोनों के दरमियान जो ये रेड लाइन आपको नजर आ रही है, ये देखें दोनों पर परपेंडिकुलर है। ये इस पे भी यूं परपेंडिकुलर है इस डायरेक्शन में, और इस पे भी परपेंडिकुलर है। तो ये जो दोनों फोर्सेस के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ये बच्चों मोमेंट आर्म बनेगा। और ये कितना होगा? ये एंगल 90 है, ये एंगल थीटा है। तो बच्चों फिर आपको मैंने अभी समझाया था कि थीटा और 90 यानी थीटा और 90 एंगल जिस पर होता है वो कॉस होगा, तो ये 4 का कॉस कंपोनेंट बन जाएगा, यानी 4 cos 30। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें कि फोर्स आपके पास 10 न्यूटन की है और 4 cos 30, इसको बच्चों सॉल्व कर लीजिएगा तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। और लास्ट देख लें कि ये जो रिलेशंस रह गए हैं जी, ये रिलेशन मैक्सिमम रेंज के लिए था, और ये वाला रिलेशन कब यूज करना है आपने? जब आपको हाइट और रेंज इन टर्म्स ऑफ ईच अदर गिवन हो, कि एक दूसरे के साथ। फॉर एग्जांपल जैसे आपने एक्सरसाइज में देखा है कि आपको कहता है कि थीटा कैलकुलेट करें अगर हाइट और रेंज इक्वल है,
कि अगर h और r इक्वल है तो थीटा कैलकुलेट करें, तो बच्चों क्या बन जाएगा, इस रिलेशन से आप निकाल सकते हैं r tan थीटा। तो h और r इक्वल है तो r को आप h लिख सकते हैं, h कट जाएगा तो tan इनवर्स 4 आ जाएगा, और ये वैल्यू बच्चों याद रख लीजिएगा 76 डिग्री होती है। तो ये रिलेशन, अगर इस तरह आपको कोई रिलेशन गिवन हो, या आपको कह दे कि हाइट जो है वो आधी है रेंज का, यानी h इक्वल r/2 है। अब इसको आप खुद ट्राई कर लीजिएगा कि आप यहाँ पे h को r/2 सब्स्टिट्यूट करके और इसको सॉल्व करके उसका थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एंगल कैलकुलेट करने के लिए होता है। और ये वाला ये रिलेशन है कि जब आपको एंगल डिटरमाइन करना हो और आपको मैक्सिमम रेंज, और इस तरीके से कह दे, फॉर एग्जांपल आपको कहता है कि पहले मैक्सिमम रेंज 4 मीटर थी, उसके बाद थ्रो किया गया और रेंज 2 मीटर रह गई, तो बताएं किस एंगल पर उसको फायर किया गया। तो वो फिर आप इस तरीके से यहां से थीटा सॉल्व करके कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। अब बच्चों अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम हो तो काइंडली वो ग्रुप में वो ज़रूर शेयर कर लीजिएगा। Until for next lecture, Allah Hafiz.